आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई पोलिश हॉरर कम स्लैशर फिल्म नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट की फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं बार्तोश कोवाल्स्की। और दोस्तों, मैंने हाल ही में द कॉल फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसके अंदर इंसीडियस वाली चाची और 100 वाले चाचा हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो फॉरेस्ट के पास बने एक ओल्ड हाउस में लेटर डिलीवर करने आया था। घर के अंदर एक लेडी लाउड म्यूजिक लगाकर ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स को साफ कर रही थी। हम वहां की दीवारों पर एक ट्विंस की फोटो को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पोस्टमैन डोर बैंग करता है पर उस लेडी को कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो पोस्टमैन घर के बैक एंट्रेंस की ओर जाने लगता है और तभी उसे बेसमेंट के अंदर से किसी के तड़पने की आवाज सुनाई देती है। अब वो बेसमेंट के विंडो को खोलता है तो उसको शॉक लगता है। वहां पर एक क्रीचर था जो तड़प रहा था। पोस्टमैन उसे बाहर निकालने जाता है पर वो हेल्प नहीं कर पाता। अब वो मदद लाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है वो क्रीचर उस पर ही हमला कर देता है। अब कहानी 30 साल आगे जाती है। अब उस फॉरेस्ट प्लेस को एक कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एक ऐसा कैंप था जहां पर 50 बच्चे जो मोबाइल, इंटरनेट, ड्रग से एडिक्टेड थे वो डिटॉक्स होने के लिए आए थे। इन सबको ग्रुप्स में बांटा गया था और हर एक ग्रुप के साथ में एक गाइड था। मैनेजर अब सबको अपने फोन्स, टैबलेट्स को जमा करने के लिए कहता है और वो मैनेजर अपने कैंप के अंदर सभी को एनर्जेटिकली वेलकम करता है। हमें फिर से वही घर दिखाया जाता है जहां पर वो लेडी अब ओल्ड हो गई है। उसने इस क्रीचर के लिए एक हिरन का शिकार किया था पर उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी बेसमेंट में गिर जाती है। वो क्रीचर अब कीज की मदद से अपने पैर में लगे लॉक को ओपन करके उसे भी मार डालता है और फर्स्ट टाइम बेसमेंट से बाहर निकलता है। यहाँ पर हम क्लियरली ये देखते हैं कि वो इंसानों जैसा तो है लेकिन उसके 2 बड़े बड़े अगली लेग्स हैं विच लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ म्यूटेशन एट दिस पॉइंट। खैर, कैंप में सभी बच्चे अब एक ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। हम जोशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ पर एक चोट का निशान था जिसको वो एक रुमाल से छुपा लेती है। वो हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी। अब एक लोकल प्रीस्ट वहां पर आता है और सभी बच्चों के लिए प्रे करता है। उनके फोन्स और टैबलेट्स पर होली वाटर छिड़कता है, इम्प्लाइंग की टू मच टेक्नोलॉजी इज इविल। इन बच्चों के ग्रुप का नंबर 4 था जिसकी गाइड ईजा थी जो कि 5 बच्चों के एक ग्रुप यानी कि मेन एक्टर और एक्ट्रेस को लीड करती है, जिसमें जोशा, एनियला, बार्टेक, डैनियल और यूलेक नाम के बच्चे थे। ये लोग अब अपना सारा सामान लेकर 3 दिन की ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। यूलेक जोशा को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कैजुअल बातें करते हैं। अब यूलेक को जमीन पर एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। ईजा इसको देखकर ये कहती है कि ये एक जानवर का काम नहीं हो सकता क्योंकि जानवर अपना शिकार पीछे नहीं छोड़ते। अब जोशा को कुछ आवाज सुनाई देती है और पेड़ के पीछे एक डिमोनिक हैंड भी दिखाई देता है। खैर, आगे जाकर वो अपना टेंट लगाते हैं और रात में गाइड सबकी फाइल पढ़कर उन्हें वहां आने के रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। बेसिकली ये एक ग्रुप थेरेपी सेशन था। यूलेक ये कहता है कि यूट्यूब पर गेमिंग वीडियोस बनाने की वजह से उसने कई बार स्कूल को बंक किया, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ पर भेजा है। वो कोरिया में हो रही गेमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला था बट अब वो मुमकिन नहीं है, जिसके लिए उसको $500,000 मिलने वाले थे। बट तभी एक फॉक्स उनके टेंट के पास आ जाता है जिसे ईजा भगा देती है। आधी रात को डैनियल टेंट से बाहर निकलकर लेक के पास में मैरिजुआना स्मोक करता है, लेकिन तभी एनियला वहां पर आती है और वो दोनों हुकअप करते हैं, इन विच एनियला वॉज एक्सपर्ट दो डैनियल वॉज वर्जिन। डैनियल इस चीज से काफी खुश था और वो एनियला के जाने के बाद इंस्टाग्राम पर स्टेटस चेंज करने जाता है। वो एक मोबाइल को सबसे छुपाकर यहाँ पर लेकर आया था, बट जैसे ही वो अपडेट करने जाता है तभी वो घर वाला क्रीचर वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। वो देखने में इंसानों जैसा था पर अगली और स्ट्रॉन्ग था। डैनियल काफी ज्यादा झटपटाता है तो वो डैनियल को पेड़ से पटक पटक कर मार डालता है। अगली सुबह जोशा एक ड्रीम के साथ में उठती है जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ में एक कार में कहीं जा रही थी जहां पर उसके डैड ड्राइव करते हैं और उसकी मॉम की ग्रुप सेल्फी लेने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है।
ईजा को डैनियल कहीं पर भी नहीं मिलता तो एनियला के हुकअप वाली बात उन सभी को पता चल जाती है। जोशा उस पेड़ पर ब्लड मार्क्स को ऑब्जर्व करती है और ईजा अब जोशा और यूलेक के साथ में डैनियल को ढूंढने का प्लान बनाती है, जिस पर यूलेक ये कहता है कि ये 6 लॉज ऑफ हॉरर मूवीज के खिलाफ है, उनको कभी भी स्प्लिट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एनियला और बार्टेक कैंप साइट पर ही वेट करते हैं। खैर अब ये तीनों डैनियल को ढूंढते हुए उसी क्रीचर के घर के बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जोशा को डैनियल की कटी हुई बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैवी ब्रीदिंग करने लगती है। तभी वो क्रीचर फिर से घर के अंदर आ जाता है, जिससे यूलेक भी डरकर अब बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वहां के विंडो से यूलेक और जोशा बाहर निकल जाते हैं, पर जब ईजा भाग रही थी तब डैनियल का फोन बजने लगता है और वो क्रीचर भी नीचे आ जाता है। ईजा उसको मारने के लिए एक रॉड उठाती है तो वो क्रीचर उसके हेड को काट कर विंडो से बाहर फेंक देता है। ये दोनों बच्चे एकदम डर के वहां से भागने लगते हैं। टेंट साइट पर बार्टेक एनियला से बात करता है और एनियला का मूड था कि अब वो उसके साथ इंटीमेट होगी, लेकिन उसके अरमान पर पानी फिर जाता है एज वो ये कहता है कि वो एक गे है और पोलैंड में गे होना एक कर्स है। एनियला ये कहती है कि उसको भी लोग बिम्बो और ब्लॉन्ड कहकर बुलाते हैं। वो क्रिटिसिज्म को सीरियसली ना लेने की एडवाइस देती है और उसको भी एक सच्चा प्यार चाहिए और यहाँ पर काफी गहराई वाली बातें चल रही थी। उधर जोशा और यूलेक घर से दूर भागते हैं। यूलेक को पैनिक अटैक आने लगता है और उसे नॉर्मल करने के लिए जोशा उसके कान के नीचे एक जोर का थप्पड़ मारती है। जोशा उससे ये कहती है कि उन्हें हेल्प लेकर आनी चाहिए। अब ये दोनों फिर से यहाँ से भागकर एक दूसरे अनजान आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं। टेंट साइट पर बार्टेक बात कर ही रहा था कि तभी वो क्रीचर पीछे से आकर एक रॉड को एनियला के सर में घुसाकर मार डालता है। बार्टेक डर कर वहां से भागने लगता है और भागकर वो लोकल चर्च में चला जाता है, जहां पर वही प्रीस्ट था जो कि हमने कैंप साइट पर देखा था। अब बार्टेक उसे सारी बात बताता है, जिसे वो सीरियसली नहीं लेता। फोन्स खराब है, प्रीस्ट ऐसा बोलता है और सडनली फोन में रिंग बजने लगती है, जिसके चलते वो बार्टेक पर ही हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसको होश आता है हम उसे एक चेयर से बंधा हुआ पाते हैं, जहां पर प्रीस्ट ये कहता है कि वो उन जैसे लोगों को जानता है और वो लास्ट ईयर भी यहाँ पर आया था और वो जान गया होगा कि वो गे है। प्रीस्ट ये बोलता है कि उन जैसे लोग सोसाइटी पर एक प्लेग हैं और वो उसको ठीक कर देगा। क्लियरली ये प्रीस्ट एक होमोफोबिक था और यहाँ पर होमोफोबिक मतलब ये होता है कि जो लोग LGBT कम्युनिटी की तरफ थोड़ा हेट दिखाते हैं। खैर अब चर्च के बाहर हमें फिर से उस क्रीचर की ग्रोनिंग आवाज सुनाई देती है। जब ये प्रीस्ट उसको देखने जाता है तो वो बीस्ट उसे पकड़कर उसकी बॉडी को शेडिंग मशीन में डाल देता है। प्रीस्ट की एक दर्दनाक मौत होती है जो कि वो डिजर्व करता है। बार्टेक जैसे तैसे करके अपने आप को फ्री कर लेता है और कन्फेशन बॉक्स में जाकर छुप जाता है, लेकिन वो क्रीचर फिर भी उसको वहां पर ढूंढ लेता है। जोशा और यूलेक उस अनजान आदमी को अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और हेल्प मांगते हैं। वो आदमी अब उस क्रीचर की स्टोरी बताता है। वो ये कहता है कि कई साल पहले उस घर में एक लेडी अपने ट्विन बेटों के साथ में रहा करती थी। एक दिन स्पेस से एक मीटियोराइट फॉरेस्ट में गिरा। बच्चे क्यूरियोसिटी के चलते उस मीटियोराइट स्टोन को घर पर लेकर आए और अपने बेड के नीचे रख लिया। रात में जब वो सो रहे थे तब उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकला जो उन दोनों में समा गया। बच्चे इस चीज से बहुत ही ज्यादा म्यूटेट हो गए और अगली फेस वाले कैनिबलिस्टिक बीस्ट बन गए। उन्होंने अपने पालतू डॉग को ही खा लिया। अगली सुबह उनकी माँ उन दोनों को बेसमेंट में देखकर डर गई और उन्हें हमेशा के लिए अपने बेसमेंट में ही कैद कर दिया। यानी कि यहाँ पर एक बीस्ट नहीं बल्कि दो बीस्ट थे। वो सालों तक उन्हें वहीं पर खाना देती रही और वो ये भी बोलता है कि लगता है अब वो उनका शिकार हो गई है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो आदमी अपनी 2 कटी हुई टांगों को दिखाकर ये कहता है कि ये भी उन्हीं की वजह से हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर ये वही पोस्टमैन है जिसको हमने पहले सीन में 30 साल पहले देखा था। अब वो आदमी उन बच्चों को उसके घर पर ही रुकने का आइडिया देता है, जहां पर फूड और सिक्योरिटी दोनों हैं। उसके घर पर भी टेलीफोन नहीं था एंड नियरेस्ट विलेज उसके घर से 2 दिन की दूरी पर था। यूलेक को ये आइडिया ठीक लगता है पर जोशा रेडी नहीं होती। जोशा ये कहती है कि उन्हें कैसे भी करके डैनियल का मोबाइल हासिल करना चाहिए, जिससे रियल हेल्प आ सकती है। ये दोनों फिर से उस घर में जाते हैं। जोशा यूलेक को अपना नाइफ देकर फ्रंट डोर से उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है। यूलेक हिम्मत करके जाता है और जोशा भी विंडो से बेसमेंट के अंदर चली जाती है।
बट ये क्रीचर काफी ज्यादा चालाक था। वो मोबाइल चुरा कर भागी रही थी कि वो क्रीचर वहीं पर खड़ा मिलता है। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वो उसे मारता नहीं है बल्कि किस करने के लिए जाता है, और तभी यूलेक पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला करता है, जिस पर वो क्रीचर गुस्सा होकर उसे मार डालता है और उसकी जीभ काट लेता है। इस फाइटिंग के बीच में जोशा को भी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हम उसका एक और ड्रीम देखते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद में उसके डैड बच गए थे और वो आग में लिपटे हुए थे और मदद मांग रहे थे। जोशा उसे देखती तो है पर हेल्प नहीं कर पाती। बेसमेंट में जब जोशा को होश आता है तो वो ये देखती है कि यूलेक तड़प कर मर रहा है। वो नाइफ उसके पेट के अंदर था। यूलेक उसे निकालने के लिए इशारे से कहता है ताकि वो जल्दी मर जाए, और जोशा रोते हुए ऐसा ही करती है। यहाँ पर एक महान गेमर का अंत हो जाता है। यहाँ पर उस क्रीचर ने उसको चेन से बांध दिया था क्योंकि वो उसको अपने पास रखना चाहता था फॉर सेक्सुअल नीड्स। अब ऊपर एक भाई जिसकी पीठ पर यूलेक ने वार किया था वो आराम करता है और दूसरा भाई बाहर शिकार पर निकल जाता है। खैर जोशा अब नाइफ से अपनी चेन लॉक को खोल लेती है और वहां से भागने लगती है। आपने यहाँ पर शुरू में नोटिस किया होगा कि जोशा के हाथ पर चोट का निशान था। वेल बेसिकली उसने अपने हाथ की नसों को काट लिया था। वो एक्सीडेंट के बाद से सुइसाइडल बन गई थी और उसने सुइसाइड करने का कई बार ट्राई किया था। उसे इस गिल्ड से बाहर लाने के लिए ही इस कैंप के अंदर भेजा गया था, जो अब एक नाइटमेयर में बदल गया। जोशा अब ये डिसाइड करती है कि मरना तो है ही, लेकिन वो मार के मरेगी। वो वहां पर रखे बड़े से नाइफ को उठाती है और धीरे धीरे बेसमेंट से ऊपर जाती है। वहां पर वो क्रीचर सो रहा था। जोशा अपने सारे इमोशंस को, गिल्ट को, फियर को, ग्रीफ को बाहर निकालते हुए उस पर लगातार हमला करती है और उस क्रीचर को मार डालती है। अब उस पोस्टमैन के घर पर भी कोई आता है और वो उसे उस क्रीचर को समझकर गोली चला देता है। बाद में देखने पर यह पता चलता है कि वो बार्टेक था, जो कि अपेरेंटली चर्च से किसी तरह से भाग गया था, लेकिन वो गोली लगने से मर जाता है। दूसरी तरफ पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर एक सेक्स वर्कर को बताता है कि उसकी जॉब कितनी बोरिंग है। उसके यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं होता और उसने अपनी गन को आखिरी बार कई सालों पहले ट्रेनिंग में चलाया था। तभी उसे रेडियो पर एक मैसेज मिलता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि 2 लोग अल्कोहल पीकर फॉरेस्ट में एंजॉय कर रहे हैं। बट जोशा तभी घर से भागती है और इसी पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर के पास में आ जाती है। वो रोते हुए सब कुछ बताती है और ये दोनों कैंप साइट की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते पर दूसरा ट्विन क्रीचर पड़ा हुआ था। पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि गलती से कोई मर गया है और वो उसे चेक करने के लिए जाता है। जोशा चिल्लाकर बाहर ना जाने के लिए कहती है पर वो नहीं सुनता और वो क्रीचर अब ऑफिसर की बॉडी को 1 से 2 टुकड़ों में बांट देता है और ऑफिसर गन को ही निकालता रह जाता है। शायद से इतने सालों में फायर प्रैक्टिस कर लेता तो आज बच जाता। खैर जोशा अब कार में बैठकर चिल्लाती है और अब वो खुद कार ड्राइव करके गाड़ी उस क्रीचर पर चढ़ा देती है और उसे कुचल देती है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि वो क्रीचर वहीं पर मर गया है और जोशा रोते हुए वहां से कार में भाग जाती है। अगले सीन में हम 2 ड्रंकर्ड्स को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में हिटलर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इनके ही बारे में ऑफिसर को रेडियो पर खबर मिली थी, बट यहाँ पर पुलिस ऑफिसर तो रहा ही नहीं। खैर अब वो रोड पर उसी क्रीचर की बॉडी के सामने आ जाते हैं और वो क्रीचर फिर से जिंदा हो जाता है एंड शॉकिंगली घर के बेड पर उसका ट्विन भी जिंदा होता है, जो कि शायद से ट्विन बच्चों का आपस में कनेक्शन होगा, या फिर जिस मीटियोराइट से इन दोनों का म्यूटेशन हुआ उसकी ये पावर है कि उनको इजीली मारा नहीं जा सकता और उनकी हीलिंग पावर बहुत हाई है। और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट की कहानी। यहाँ पर प्लॉट लाइन प्रिटी बेसिक स्लैशर फिल्म है, जैसा कि आपने कई सारी और स्लैशर फिल्म्स में देखा होगा। प्लॉट को यहाँ पर कई जगह पर इनकंसिस्टेंट रखा गया है, जैसे कि बार्टेक उस चर्च के कन्फेशन बॉक्स से बाहर कैसे निकला। तो यहाँ पर एक थ्योरी ये कहती है कि एक ट्विन क्रीचर गे था और दूसरा स्ट्रेट, इसलिए उसने जोशा को बेसमेंट में चेन से बांध दिया था और उसको मारा नहीं, और दूसरा गे ट्विन बार्टेक को किडनैप करके रखना चाहता था पर बार्टेक समहाउ भाग गया। वेल ये बस मेरी एक थ्योरी है, इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ। और जोशा को एक डिमोनिक हैंड दिखा था जिसके बारे में फिल्म में कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही दिखाया गया। ये सब आपको इनकम्प्लीट लग सकता है, बट फिर भी एक एंजॉयबल फिल्म है जहाँ पर आपको कुछ नया तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये सॉ और हैचेट सीरीज का मिक्स लगता है, बट नथिंग न्यू। जंगल में एक ग्रुप, उनके बीच में रोमांस, एक क्रीचर की बैक स्टोरी और कैसे वो आजाद होकर सबको मारने लगता है और कई बार वार करने के बाद भी वो नहीं मरता। इन्होंने उस मीटियोराइट और उसमें से निकलने वाले ब्लैक लिक्विड या फिर म्यूटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि एग्जैक्टली वो था क्या। शायद से वेनम हो सकता है।
तो यहाँ पर कुछ चीजें थी जो कि अधूरी सी लगी। अब क्या पता है इसका कोई नेक्स्ट पार्ट आ जाए जिसके अंदर हमें चीजों का पता चलेगा। इस फिल्म के अंदर क्रीपी सीन्स ठीक थे। ओवरऑल वन टाइम वॉच है ये फिल्म। इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं फॉर दोज क्रीपी एंड रोमांटिक सीन्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नए चैनल प्लॉट सीरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हम हिट कर सकें। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे